नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश यादव और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। हम हाजिर हैं उत्तर प्रदेश की टॉप 5 खबरों को लेकर के। बड़ी खबर निकाय चुनाव को लेकर के है। निकाय चुनाव में पिछड़ों को अब आरक्षण नहीं मिलेगा। पिछड़ों के लिए आरक्षित सारी सीटें अब जनरल कोटे में चली जाएंगी, यानी अब उस पर किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह फैसला सुनाया है। बता दें, काफी दिनों से निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर के पेच फंसी हुई थी। मसला हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई में चल रहा था। मंगलवार को इसमें फैसला आ गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के फैसला सुनाए जाने के बाद ही उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल सपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर पिछड़ा का हक मारने को कोर्ट में कमजोर पैरवी करने का आरोप लगाया है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान जारी कर कहा है कि सरकार पिछड़ों का हक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करेगी। अखिलेश यादव ने पिछड़ों व दलितों को आगाह करते हुए ट्वीट किया है कि भाजपा सरकार आने वाले दिनों में पिछड़ों की तरह दलितों का भी हक मार डालेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण विरोधी करार दिया है। उनका कहना है कि आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। अखिलेश यादव का सीधा आरोप है कि आज भाजपा ने पिछड़ों का हक मार दिया है। उनका यह भी कहना है कि यही भाजपा आने वाले दिनों में दलितों का भी आरक्षण छीन लेगी। उन्होंने आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों व दलितों से समाजवादी पार्टी का साथ देने की अपील की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आरक्षण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक वह जाएंगे। उधर इस मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देगी। योगी का कहना है कि इसके बाद ही निकाय चुनाव संपन्न कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगी। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि भाजपा सरकार ने पिछड़ों के साथ धोखा किया है। यह भाजपा की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान को खत्म करने की साजिश है। निकाय चुनाव में पिछड़ों और दलितों का हक मारने के लिए भाजपा सरकार ने गलत तरीके से आरक्षण किया है। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि पहले पिछड़ों का आरक्षण तय हो, उसके बाद निकाय चुनाव कराए जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में पैरवी ठीक ढंग से नहीं की। रामगोपाल यादव ने ट्वीट कर कहा कि चुनावों में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश है। रामगोपाल यादव ने जानबूझकर तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत करने का भाजपा सरकार पर आरोप मढ़ा। उन्होंने कहा कि ऐसा करके सरकार ने यूपी की 60% आबादी को आरक्षण से वंचित कर दिया है। रामगोपाल यादव ने यह भी आरोप मढ़ा कि इस फैसले पर भाजपा सरकार में शामिल पिछड़े वर्ग के मंत्रियों के जुबान पे ताले लगे। उधर अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उनका कहना है कि वह इस संदर्भ में लखनऊ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अपना दल एस पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। दूसरी खबर, कानपुर देहात में तैनात एक सिपाही द्वारा फेसबुक पर लखनऊ की एक युवती से दोस्ती कर दुष्कर्म करने की है। शादी का झांसा देकर सिपाही द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी। आरोपी सिपाही सुनील कुमार सिंह प्रयागराज के फूलपुर इलाके के वीर काजी का निवासी है। सुनील व
पीड़िता जनवरी 2022 में फेसबुक पर फ्रेंड बने। शुरुआत में दोनों एक दूसरे के पोस्ट को लाइक करते रहे। सोशल प्लेटफॉर्म पर दोनों के विचार मिले तो दोस्ती परवान चढ़ गई। फिर उनके बीच मैसेंजर के जरिए चैटिंग होने लगी। कुछ दिन बाद दोस्ती और प्रगाढ़ हुई तो मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद व्हाट्सएप पर चैटिंग और वीडियो कॉलिंग का दौर शुरू हो गया। पीड़िता का कहना है कि सुनील ने बताया था कि वह कानपुर देहात में पुलिस लाइन में तैनात है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सिपाही अवकाश लेकर पीड़िता से मिलने लखनऊ आ जाया करता था। वह कई बार लखनऊ आया और पीड़ित युवती के घर भी गया। आरोपी सिपाही युवती के परिवार वालों को उससे शादी रचाने का भरोसा देके अपने प्रभाव में ले लिया। युवती के परिवार वालों को भी लगने लगा कि एक उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्टेड दामाद अगर मिल रहा है तो इसमें हर्ज क्या है। युवती को प्रेम जाल में फंसा चुका सिपाही उससे शादी रचाने की कस्में और वादे भी किया। इसके बाद उसने युवती के घर में ही उससे शारीरिक संबंध भी बनाया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी सिपाही सुनील उसके बैंक खाते में खर्चे के लिए पैसा भी भेजना शुरू कर दिया था। उसके द्वारा पैसा भेजने से उसके प्रति उसका लगाव, झुकाव और विश्वास और बढ़ गया। पीड़िता का कहना है कि सिपाही का बड़ा भाई अजय व छोटा भाई विजय भी उन दोनों की शादी के लिए तैयार थे। इधर धीरे धीरे 11 महीने बीतने के बाद पीड़िता ने जब सिपाही पर शादी कर ही लेने का दबाव बनाया तो वह मुकर गया और जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद पीड़िता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह राजधानी के कृष्णा नगर थाने पहुंची और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी। कृष्णा नगर थाने के प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने मीडिया कर्मियों को बताया कि आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जाएगा। तीसरी खबर भी खाकीधारी दरोगा द्वारा युवती को भगा ले जाने की। लखीमपुर खीरी में तैनात दरोगा जगेंद्र सिंह पर युवती को भगा ले जाने का आरोप लगा है। युवती के पिता ने राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में तहरीर दी है। आरोप लगाया है कि उसकी बेटी को भगा ले जाने के बाद दरोगा जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने पिता की तहरीर पर बेटी को भगाने का दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कृष्णा नगर थाने के प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने मीडिया कर्मियों को बताया कि पीड़िता उन्नाव की रहने वाली है। वह लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में किराए के मकान में रहती है। गायब युवती की तलाश की जा रही है। इस खबर में एक और बड़ा ट्विस्ट यह है कि उधर दरोगा की हरकतों से परेशान उसकी पत्नी ने ही पुलिस महानिदेशक को प्रार्थना पत्र देकर अपने ही पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पत्नी का आरोप है कि उसका दरोगा पति युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करता है, उनका शारीरिक शोषण करता है। उसके इन्हीं करतूतों के चलते पूर्व में उन्नाव के तत्कालीन एसएसपी ने उसे लाइन हाजिर भी किया था। आरोप है कि दरोगा ने उन्नाव निवासी युवती को अपनी पत्नी बताकर लखीमपुर में किराए के एक मकान में रह रहा है। चौथी खबर, धुंध भरी ठंड के बीच कोहरे की मार के चलते हो रही दुर्घटनाओं पे है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग दुर्घटनाओं में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी समेत 6 लोगों की 24 घंटे के भीतर मौत हो गई। लखनऊ से वापस लौटने के दौरान उन्नाव कट के पास आगरा एक्सप्रेसवे पर सोमवार देर रात सड़क दुर्घटना में अधिशासी अधिकारी समेत 3 लोग घायल हो गए। मंगलवार की सुबह
तड़के तीनों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे की भेंट चढ़ने वालों में लावड़ा नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सुधीर सिंह हापुड़ के रहने वाले थे। मवाना खुर्द निवासी असलम भी नगर पंचायत में ही तैनात थे। सोमवार को अधिशासी अधिकारी सुधीर सिंह असलम व तनुज ठाकुर लखनऊ से वापस मेरठ के लिए लौट रहे थे। उन्नाव कट के पास आगरा एक्सप्रेसवे पर पहुंचने पर सड़क दुर्घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को कन्नौज स्थित तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहां उपचार के दौरान तीनों की मंगलवार की तड़के मौत हो गई। नगर पंचायत के कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ गई। तनुज ठाकुर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत लावड़ा नगर पंचायत में टीसी की जिम्मेदारी भी दी गई। अधिशासी अधिकारी सुधीर सिंह पर लावड़ा नगर पंचायत के अलावा सिवाल खास व हर्रा नगर पंचायत का भी अतिरिक्त चार्ज था। असलम पर भी लावड़ के अलावा हर्रा और खिवाई नगर पंचायत के लिपिक का चार्ज था। लावड़ नगर पंचायत में तैनात असलम पर विभिन्न मामलों में धांधलीबाजी की शिकायत कमिश्नर से की गई थी। इस मामले की जांच चल रही थी। असलम ने लावड़ा नगर पंचायत में सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति पाई थी। बाद में लिपिक के पद की जिम्मेदारी उसे मिल गई। नियम के खिलाफ लिपिक का पद दिए जाने को लेकर उसकी शिकायत की गई थी। सप्ताह भर पहले ही कमिश्नर के आदेश पर असलम से लिपिक का चार्ज छीन लिया गया था और दोबारा उसे उसके मूल पद सफाई कर्मचारी पर भेज दिया गया था। नजीबाबाद कोटद्वार मार्ग पर दो बाइक सवार मोहम्मद आमिर और सलमान को ट्रक ने कुचल डाला। घटना स्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। सीओ गजेंद्र पाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस की छानबीन में सामने आया कि नजीबाबाद के मुगलू शाह निवासी दोनों युवक मजदूरी करने बढ़िया जा रहे थे। घने कोहरे के कारण बाइक सवार दोनों युवक एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उधर मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र में किसी वाहन की टक्कर से सोमवार की रात दिल्ली देहरादून हाईवे पर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मरने वाले की शिनाख्त अब्दुलपुर गांव निवासी होसी उम्र लगभग 40 वर्ष के रूप में हुई। होसी राणा चौक स्थित फैक्ट्री में नौकरी करता था। सोमवार की देर रात रामपुर तिराहा चौकी प्रभारी विनीत मलिक पुलिसकर्मियों के साथ हाईवे पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सिसौना गांव के पास सड़क पर होसी लहूलुहान हाल में मिला। उसे मुजफ्फरनगर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पांचवी खबर आजमगढ़ के जियनपुर क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में चाचा और भतीजे की मौत की। आजमगढ़ में जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के धनछुड़ा जमीन हरखोरी गांव के पास सोमवार की सुबह नैनो कार व बुलेट बाइक की टक्कर हो गई थी। इसमें बुलेट सवार चाचा और भतीजा घायल हो गए थे। चाचा की सोमवार को ही जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। परिजन अभी उनकी मौत के गम से उबरे भी नहीं थे कि घायल भतीजे ने भी मंगलवार को दम तोड़ दिया। मरने वाले चाचा भतीजा गोरखपुर जिले के बेलीपार थाना के कबानी खुर्द महोब बगानी गांव के निवासी थे। 46 वर्षीय अर्जुन सिंह सोमवार की सुबह अपने भतीजे अविनेश उम्र लगभग 22 वर्ष के साथ आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर बेटी की शादी के लिए लड़का देखने के लिए बुलेट गाड़ी से आ रहे थे। धनछुड़ा जमीन हरखोरी गांव के पास वे पहुंचे ही थे कि आजमगढ़ की तरफ से जा रही नैनो कार और उनकी बुलेट में टक्कर हो गई। इस हादसे में अर्जुन सिंह, अविनेश सिंह व कार चला रहे डॉक्टर जितेंद्र कुमार घायल हुए थे। डॉक्टर जितेंद्र कुमार अंबेडकर नगर जिले के फतेहपुर कन्हैरा के निवासी हैं। तीनों घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया था। जिला अस्पताल ले जाते समय अर्जुन सिंह ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। उनका भतीजा अविनेश मंगलवार की सुबह जिंदगी की जंग हार गया। हम ताजा तरीन खबरों को लेकर के आपके बीच निरंतर बने हुए हैं। आप भी बुलंद आवाज के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।